अंचल के इस बुलेटिन में मैं अपूर्वा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का रुख कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 14 दिसंबर से होने जा रहा है। पहली बार सत्र का आयोजन रविवार को होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा होगी, लेकिन सत्र का आगाज होने से पहले ही विजन 2047 को लेकर सियासी वार पलटवार तेज हो चुकी है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर क्या कहते हैं जिम्मेदार और क्यों मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र पहली बार रविवार को आहूत किया जा रहा है। पहली बार नए भवन से सदन के कामकाज का संचालन होगा। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत से विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी। इस दिन न सदन में प्रश्नकाल होगा, न ध्यानाकर्षण, न शून्यकाल के माध्यम से मुद्दे उठाए जाएंगे। विधानसभा का आगाज विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से होगा। छत्तीसगढ़ के विकास की संभावनाओं और सरकार की दृष्टि पर सदन में चर्चा होगी। लेकिन इस चर्चा के प्रारंभ होने से पहले ही आज के छत्तीसगढ़ को लेकर सियासी गलियारों में वार पलटवार शुरू हो गया है। भाई एक चीज बताओ, अभी तो कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। चाकूबाजी हो रही है, हत्या की जा रही है, रायपुर में 1 दर्जन बार गोली चल गया है। तो आज तो कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। धान खरीदी जो व्यवस्था था उसको अव्यवस्था में बदल दिए। आज टोकन के लिए मारा मारी और गला रेत लिए है। टोकन तो कटा नहीं, गला काट रहे हैं लोग। तो ये स्तर है। तो आज जो स्थिति है उससे 2047 की कल्पना कैसे करिएगा? देखिए, भूपेश बघेल जी को यदि जो बात कहनी है वो विधानसभा सत्र के अंदर पूरा अवसर रहेगा, वहां पर आकर कहेंगे और हम भी अपना पक्ष रखेंगे। जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश की बागडोर संभाली और हमारे जनजातीय नायकों का और हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको भुलाने का काम किया। उनकी आस्था निष्ठा केवल गांधी परिवार के अलावा किसी और के प्रति नहीं रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कई मायनों में बेहद खास होगा, लेकिन सत्र का आगाज विजन 2047 पर मंथन के साथ होगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान और तेवर बता रहे हैं कि उन्हें विजन 2047 पर चर्चा में कोई रुचि नहीं है। ऐसे में यह तय है कि पहले ही दिन सदन में गतिरोध भी देखने को मिलेगा और बयानों के तीर भी चलेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया लगातार जारी है। निर्वाचन आयोग के डेटा के मुताबिक अब तक 99.98% गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर भी छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 99% से अधिक मतदाताओं तक गणना पत्रक पहुंच चुका है। उनके डाटा का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। 11 दिसंबर तक मतदाता अपने पहचान और 2003 में मतदान की स्थिति के संबंध में गणना पत्रक भर सकता है। इसके बाद डेटा डिजिटाइजेशन और दावा आपत्ति का दौर शुरू होगा। जिन मतदाताओं की 2003 में मतदान संबंधी जानकारी नहीं होगी, जिनके पास अपनी नागरिकता के संबंध में पर्याप्त कागजात नहीं होंगे, उनके नाम काटे जाएंगे। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त सियासी दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से मतदान केंद्रवार मीटिंग करें। ये सुनिश्चित करें कि मृत दोहरी नागरिकता वाले मतदाताओं के नाम ना हो, सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। दूसरी तरफ SIR की प्रक्रिया में अब रोहिंग्याज और बांग्लादेशी लोगों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, अभी तो जब तक के सूची लोगों के हाथ में नहीं आएगा तब तक की प्रक्रिया के बारे में क्या बोलिएगा। अभी तो केवल वो फॉर्म भरने का काम हो रहा है और उसी में इतने सारे BLO की मौतें हो गई, आत्महत्या कर लिए, हार्ट अटैक हो गया, तो ये सारी बातें तो हो गई है। लेकिन जब सूची हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि किसके नाम कटे और किसके नाम जुड़े, वो तो बाद में पता चलेगा। सही मायने में जो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खौवा बना के रखे हैं वो कितने करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। BLO का कहते हैं जिम्मेदारी जिसने कहते हैं नाम जोड़ने, SIR के तहत में नाम जोड़ने का काम किया, उसको सत्यापन का काम किया। अब 11 तारीख के बाद में जो
अवैध तरीके से रह रहे हैं या जो जिनकी कहते हैं फौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम काटने का, या फिर वो जिनका कहते हैं अपना प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ से स्थापित करें, यहाँ से हटाया जाए, इस बात के लेकर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तो हमेशा कोशिश रही है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ को जो अवैध तरीके से जो कहते हैं रोहिंग्या है या फिर जो यहाँ पर जो घुसपैठिए है या फिर बांग्लादेशी है, इनको उस आश्रय देने का काम है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने 71% से अधिक मतदाताओं के नाम 2003 की सूची से मिलान की बात कही है। दूसरी तरफ 22 लाख वोटर्स के संबंध में जानकारी नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सबकी निगाहें मतदाता सूची के प्रकाशन पर टिक गई है। सूची सामने आने के बाद ही पता चलेगा SIR मतदाता सूची का शुद्धिकरण है या दावपेच की सियासत का हिस्सा। फिलहाल तो SIR की प्रक्रिया में सियासी चेहरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या में ही उलझे नजर आ रहे हैं। गौरव शर्मा, रायपुर, INS 24/7। तो करीब 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले में शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के करीबी दीपेन चावड़ा के खिलाफ EOW ACB ने चालान पेश किया है। ये चालान एक बड़े वसूली नेटवर्क का खुलासा करता है। 9 दिसंबर को पेश चालान में सरकारी अधिकारियों, बिचौलियों और संबंधित व्यक्तियों की अवैध कारगुजारियों का खुलासा किया गया है। ये नियमित अवैध वसूली, फाइल क्लियरेंस और पैसों के अवैध लेन देन से पूरे सिस्टम को उजागर करता है। EOW ACB ने कस्टम मिलिंग घोटाले में साक्ष्य के रूप में चैट्स, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल डिटेल्स और फाइल हैंडओवर के रिकॉर्ड शामिल किए हैं। साथ ही आयकर विभाग के छापों के बाद मिले इनपुट का उल्लेख किया है। बता दें कि जिस दीपेन चावड़ा के खिलाफ चालान पेश किया गया है वह शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर का करीबी सहयोगी है। वहीं अवैध वसूली की रकम को अनवर ढेबर के कहे अनुसार ठिकाने लगाता था। उसने कई बार भिलाई 3 और कुर्सीपार में पप्पू बंसल को रकम पहुंचाई है। उसके अन्य साजिशकर्ता और आरोपियों से भी संबंध होने के सबूत मिले हैं। आइए जानते हैं कस्टम मिलिंग घोटाला कैसे हुआ था। सरकार ने सबसे पहले राइस मिलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। यह राशि 40 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपए की गई। फिर कस्टम मिलिंग के एवज में राइस मिलों से वसूली शुरू हुई। प्रोत्साहन राशि तभी मिलती जब प्रति क्विंटल 20 रुपए कमीशन मिल जाता। यह अवैध वसूली अनवर ढेबर के पास से आगे जाती थी। कलेक्शन की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर थी। घोटाले से जुड़े कई आरोपियों की आपस में बातचीत के सबूत दिए गए हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि कस्टम मिलिंग घोटाले में वसूली नेटवर्क कैसा था। मुख्य व्यक्ति अनवर ढेबर घोटाले का संचालन करता, अवैध वसूली की राशि को ठिकाने लगाता था। ढेबर के बताए अनुसार राशि अन्य लोगों के पास जाती थी। कई चैट्स में सीधे अनवर ढेबर के निर्देश और मंजूरी के सबूत। विकास अग्रवाल बार बार चैट्स में दिखाई देता है। भुगतान तय करने, रकम की पुष्टि करने में सक्रिय। वाहनों, फाइलों की स्थिति बताने में भी भूमिका। दीपेन चावड़ा उर्फ दीपेन भैया, रकम की एंट्री। आज का कलेक्शन और वाहन नंबर आधारित कलेक्शन से जुड़े संदेश। दस्तावेज में स्पष्ट पैटर्न, दैनिक वसूली के मैसेज। 221.28 माइनस 10.00 बराबर 211.28 आज का। 211.28 यानी 2,11,28,000 वाहन नंबर आधारित वसूली। CG 04 DM 3900 फाइल हैंडओवर के एवज में भुगतान। 13 फाइल्स हैंडओवर का उल्लेख, यानी 13 करोड़ रुपए दिए गए। यह CSP DCL अधिकारी के संदर्भ में है। अशोक कुमार की नियुक्ति के एवज में लिए गए। सरकारी विभागों में फाइल निपटाने, क्लियरेंस के नाम पर रकम। कैसे चलता था नेटवर्क? मैदानी स्तर पर वसूली, वाहन, दुकानों, लाइसेंस इत्यादि से रकम। बिचौलिए, कर्मी रकम कलेक्ट कर मुख्य व्यक्ति को रिपोर्ट करते। सुबह दीपेन का डेटा मिलान, आज का कितना, कौन सी गाड़ी, कौन सी फाइल जैसे मैसेज। संचालनकर्ता को रिपोर्टिंग, अनवर ढेबर को सूचना, पैसे का वितरण संबंधित विभाग या व्यक्ति तक पास ऑन।
प्रमाण चालान में सबसे मजबूत बिंदु व्हाट्सएप चैट, जिनमें रकम, गाड़ियों के नंबर, फाइलों की संख्या और ओके जैसे कंफर्मेशन उपलब्ध है। फाइल हैंडओवर रिकॉर्ड, फाइलों का उल्लेख, कुल वसूली का अनुमान, कई चैट्स में रोजाना की रकम एंट्री दिखाई गई है। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल डेटा, टाइम स्टैम्प्ड संदेश, टाइम रिकॉर्ड, लगाए गए आरोप, धाराएं, दस्तावेज के अनुसार आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11, 13, 1, बी, 13, 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 409, 120 बी। एसीबी का यह चालान सत्ता में काबिज राजनीतिक दल, सरकारी सिस्टम और कारोबारियों के बीच अवैध गठजोड़ को उजागर करता है। यह भी साफ है कि एक सुव्यवस्थित दैनिक आधारित वसूली नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। केंद्रीय एजेंसियों के दखल से यह भ्रष्टाचार तो उजागर हुआ, पर बड़ी बात तो तब होगी जब मामले में लीपापोती न हो और दोषी अदालत से दंडित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। इधर जुनवानी स्थित दुर्ग डीपीएस में वार्षिक उत्सव बड़े उल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, हरिभूमि INH न्यूज के प्रधान संपादक और प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी शामिल हुए। इसके अलावा डीपीएस दुर्ग प्रबंधन समिति के सदस्य HS बत्रा, डीपीएस दुर्ग की प्राचार्य और निदेशक पुनीता नेहरू समेत कई अन्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में अभिभावक और विद्यार्थी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। इस मौके पर प्राचार्य एवं निदेशक पुनीता नेहरू ने विद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियों, गतिविधियों और नवाचारों को वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से साझा किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डीपीएस के उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल की सराहना की। वहीं विधायक रिकेश सेन ने छात्रों को कड़ी मेहनत और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। दुर्ग का ये वार्षिकोत्सव अद्भुत और अनोखा विश्व स्तरीय प्रदर्शन, जिस कंसेप्ट के साथ पूरे वार्षिकोत्सव को तैयार किया गया है और जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया है स्टेज पर, निश्चित रूप से डीपीएस दुर्ग के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है। डीपीएस दुर्ग जो कहीं ना कहीं मुझे भी गौरवान्वित करता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा स्कूल जो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि देश का भविष्य को गढ़ते हैं। जब डीपीएस दुर्ग की बात सिर्फ प्रदेश में नहीं, जब देश में जब होती है तो कहीं ना कहीं हम सब भी जो है भिलाईवासी जो है गर्वित होते हैं। मैं डीपीएस दुर्ग के प्रबंधन को बधाई देता हूँ। एनुअल फंक्शन 2025 का डीपीएस दुर्ग का, और इसके लिए हमारे बच्चों ने 1 महीने की मेहनत करी थी और बहुत मेहनत, और उसके बाद हमने ये आज कार्यक्रम करा। और इसी बीच रीवा से खबर सामने आते हुए जहां पैसे के लेन देन को लेकर 2 परिवारों में मारपीट। बिछिया थाना क्षेत्र का मामला, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, दोनों तरफ से 12 लोग हुए घायल। सभी घायल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। दोनों पक्ष थाने में भी घंटों करते रहे हंगामा। तो 12 लोग दोनों तरफ पक्षों से घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दोनों पक्ष थानों में घंटों तक भी हंगामा करते रहे। हालांकि जितने भी लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय गांधी अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है और थाने में भी घंटों तक ये दोनों पक्ष हंगामा करते रहे। रीवा से खबर, जहां पैसे के लेन देन को लेकर 2 परिवारों में मारपीट हो गई। बिछिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है रीवा के, जहां पैसों के लेन देन में आपसी विवाद, दोनों तरफ से जमकर आपको बता दें पत्थरबाजी भी हुई। कैलाश हमारे भाई से कोई बातचीत हो रही है, अब उनका हम नाम नहीं जानते हैं। तो हमारा भतीज भी रहा तो तू मैं हुई, इन लोग लपटा लपटी हुई और फिर हमारे घर के पास से जितने लड़के निकलते सबको मारना शुरू कर दिए। यहाँ तक हम पूछने लगे क्या हुआ, तो हमको भी हड़काने लगे, थाना के अंदर घुस के मारे। मेरे भाई को 4-5 लोग घेरे थे चाकू लेके। जब हम लोग पहुंचे तो वो लोग 8-10 लोग थे,
जैसे ही हम लोग पहुंचे वो लोग लाठी डंडा सब पहले से लिए थे। इतने में मारपीट करना चालू कर दिए, धोखा, तलवार, पत्थर, मेरे यहाँ तलवार मारे। तो वो पैसा लेने अपना गया था कि मेरा पैसा लौटा दो तुम, एग्रीमेंट वो करके। बस इसी चीज के विवाद में वो पैसा न देने की वजह से लड़ाई किया। उसके भतीज और वो डायरेक्ट चाकू निकाल के हमको मारे। तो ये हमारी जर्किन डबल पहने हैं हम, तो जर्किन में घुस गई। उतने में हम अपने दोस्त को फोन लगाए हैं, तभी विवाद बढ़ा। तो पूरे इकट्ठे 10, 12, 13 जन इकट्ठे होकर मारने पीटने लगे। अगली खबर अब रतलाम से, जहां कबाड़ गोदाम में लगी आग। दीनदयाल थाना क्षेत्र के हाट चौकी की घटना। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण अज्ञात है। फिलहाल वेदव्यास कॉलोनी की घटना है, तो आगजनी से जुड़ी हुई ये पूरी घटना है। आग पर हालांकि फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बना हुआ है। वेदव्यास कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रतलाम से खबर है, जहां कबाड़ गोदाम में आपको बता दें आग लग गई है। दीनदयाल थाना क्षेत्र के हाट चौकी की ये पूरी घटना है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात बताया जा रहा है। वेदव्यास कॉलोनी की घटना। समय रहते फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एडिट वीडियो चलाने के मामले में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर एसएसपी से शिकायत की। दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी और जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि सीएम साय बीते दिनों प्रदेश दौरे पर थे, जहां उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ की दर पर जमीन उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी, जिसको कांग्रेस ने एडिट करके अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल कर, जिससे सीएम की छवि खराब हो रही है, जो कि कानूनी रूप से अपराध है। इस मामले में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएसपी ने डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायगढ़ जिले में एक अपने संबोधन के दौरान जो बातें कही गई थी, उस संबोधन को छेड़छाड़ कर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और साथ ही साथ इसको अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रसारित भी किया गया है। तो इसमें जांच की जाएगी और मुझे लगता है इसमें जो लिंक जो है उसके आधार पर हम लोग इसके द्वारा किया गया है इसकी जानकारी एकत्र करेंगे और शीघ्र इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं तो सीहोर में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शासकीय प्राथमिक स्कूल भंडेली के शाला प्रभारी राजेंद्र सिंह पर एडवांस में हाजिरी लगाने के आरोप लगे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि वे स्कूल भी नहीं आते हैं। वहीं जब 9 दिसंबर को भंडेली शाला में जाकर शिक्षा विभाग ने जांच की तो मामला सामने आया कि रजिस्टर में न केवल 9 दिसंबर बल्कि अगले दिन 10 दिसंबर की भी हाजिरी पहले से दर्ज मिली। फिलहाल डीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्यादातर वो चले जाते काम, कोई ना कोई काम निकाल कर। वो अभी भी वो चले गए थे 12 बजे के लगभग खाना वाना। आज भी 12 बजे चले गए थे। उस समय बच्चे भी थे और आंगनबाड़ी में हमारा खाना बनता है। मैडम भी थी वो आंगनबाड़ी वाली और रसोई अभी था। वो भी बोलते कि सर इतनी जल्दी चले जाते, पर अपन क्या बोल सकते हो, साला दरबारी। हाँ कराए, परंतु कोई उस पर पहले भी हमने संकुल प्राचार्य मैडम को बोला, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं जानकारी, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने संकुल प्राचार्य को भी बोला है। ये उलझावन संकुल में स्कूल पढ़ता है। अगर वो एडवांस में साइन करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अब बड़वानी से, जहां कुशी बड़वानी बाईपास के पास संचालित निजी स्कूल में उस समय हंगामा मच गया जब परीक्षा देने पहुंचे छात्राओं के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई। जानकारी मिलते ही थाने पहुंचे परिजनों ने कपड़े उतरवाने वाले स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एबीवीपी के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। आरोप है कि नाराज परिजनों ने स्कूल में भी जमकर तोड़फोड़ की। तो चेकिंग के नाम पर बदसलूकी का यह पूरा मामला है। छात्राओं के कपड़े उतरवा कर चेकिंग की गई है। महिला स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग है।
अंदर बुलाया गया। यहाँ पर छात्राओं के साथ जो एग्जाम देने आई थी उनको यहाँ पर अंदर बुलाया गया और उनको जैसे चेकिंग होती है वैसे चेकिंग नॉर्मली करे। स्पोर्ट्स टीचर थी कोई, उन्होंने ऐसी बदतमीजी करी जो छात्राओं के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। लेकिन जिस छात्रा के साथ ये विषय हुआ उसने अभी घर पे बताया और घर पेरेंट्स ने विद्यार्थी परिषद से जब संपर्क किया तो विद्यार्थी परिषद कैंपस के अंदर आया और बाकायदा आंदोलन किया। अभी पेरेंट्स थाने पर गए हैं एफआईआर करने के लिए। ये विषय आया है सामने कुछ छात्राओं की तरफ से, पीई टीचर मैडम की अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है। तो अभी पेरेंट आए थे, उसके विषय में मैडम से मिलना मांग रहे थे, पर चूंकि भीड़ ज़्यादा थी इसलिए मैडम को बुलवाया नहीं गया। हालांकि मैडम को अभी जब तक बुलवाया है तो पेरेंट्स यहाँ से जा चुके हैं, कार्यकर्ता जो एबीवीपी के थे ये लोग भी जा चुके हैं यहाँ से अभी। तो देखते हैं आगे, पेरेंट्स से बुलवा के एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैडम को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इधर टिकरापारा थाना पुलिस ने एक बार फिर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशे के टैबलेट बेचने वाले आरोपी आबिद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लगभग 900 नशीली टैबलेट बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भनपुरी के युवक से नशीली दवा खरीदी। फिलहाल भनपुरी निवासी संदेही की तलाश की जा रही है। थाना टिकरापारा अंतर्गत धारा 22B एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी आबिद खान उम्र 29 वर्ष निवासी बीएसओपी कॉलोनी सरोना से 900 नग टैबलेट की जब्ती हुई है। प्रकरण में अपराध दर्ज करने के पश्चात फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर आगे विवेचना की जा रही है और इसके विरुद्ध अन्य प्रकरणों में अपराध हैं। अभी इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना जारी है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।